हेलो एवरीवन। आप सभी का मुझे इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत धन्यवाद। कल मैंने आर के नारायण करवाया था और मैंने ट्रायोलॉजी के बारे में बताया था। तो ट्रायोलॉजी का मैं एक चीज़ बतानी भूल गया, क्योंकि मैं स्पॉन्टेनियसली कर बताता हूँ। मैं कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं बनाता कि भाई मैं पहले बनाऊँ लिखूँ। अपा बिल्कुल मैं मौके पे ही ऑन द स्पॉट जितना मुझे आता है मैं वन टेक में कर देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं हो पाता। तो ट्रायोलॉजी का मतलब होता है 3 वर्क्स होते हैं, ठीक है जी। और उसी वो रिलेटेड होते हैं सारे के सारे, ऐसे टेट्रालॉजी 4 वर्क्स को कहते हैं, ठीक है। तो मुझे ये भी बोला जा रहा है कि तू ना भाई बेसिक बेसिक वर्क वो याद करवा देता है, थोड़ा बेसिक भी जा, थोड़ा डीप भी जा। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि थोड़ा डीप जाऊँ। ज़्यादा डीप नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि अगर मैं डीप जाता हूँ, अगर मैं एक राइटर का एक वर्क करता हूँ ना, तो मैं 1 से 1.5 घंटा खा जाऊंगा उसमें। तो फिलहाल हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, होगा धीरे धीरे धीरे। मैं ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 10 तारीख से, तो उसमें मैं करूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि यूट्यूब छोड़ूंगा। तो जितना मैं करवा सकता हूँ डीप, जितना जा सकता हूँ उतना डीप जाऊंगा मैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिटरेरी थ्योरी। देखिए ये बड़ा ही, लोग इससे डरते हैं और ये बड़ा लेकिन बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला पोर्शन है, अगर मैं यूजीसी नेट के परस्पेक्टिव से बोलूँ। लिटरेरी थ्योरी, कल्चरल स्टडीज और लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मैं पहले थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं राइटर्स पे आऊंगा। तो अगर मैं लिटरेरी थ्योरी की बात करूं, तो थ्योरी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई वर्क है, मान लीजिए मैं रामायण को पढ़ रहा हूं या मैं महाभारत, कोई भी वर्क को पढ़ रहा हूं, उनको एपिक बोलते हैं, एपिक महाकाव्य। तो इनको पढ़ रहा हूं मैं। और मान लीजिए कि कोई राइटर है, जैसे मैं अभी अपने थोड़े दिनों पहले मैं अपने सर के पास गया था, उनसे मैं पूछने गया था, डॉक्टर ददीची, उनके पास गया था सर के पास में। तो उन्होंने मुझे एक टर्म दी थी एंथ्रोपोसीन, मुझे उसका मतलब नहीं पता था। तो इस तरीके से अब उन्होंने वो टर्म दी और उनका क्या माइंडसेट है, अगर वो अगर किसी वर्क को पढ़ रहे हैं, लगा लीजिए उनका माइंडसेट क्या है, तो मैं उनके माइंडसेट को फॉलो करके भी वो किसी वर्क को जज कर सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ उसी का जो प्रिंसिपल है वो लिटरेरी थ्योरी है। लिटरेरी थ्योरी क्या होता है, मान लीजिए आप सभी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है, ठीक है। उसमें एक बहुत ही फेमस टर्म है गांधीगिरी। तो व्हाट इज गांधीगिरी? गांधीगिरी क्या है कि आप अहिंसा को फॉलो करें, देर इज नो वायलेशन। तो अगर किसी वर्क में कोई वायलेशन नहीं हो रही है ना जी, तो हम उस परस्पेक्टिव से देखेंगे कि हाँ यहाँ पे वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है, कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है कि फिक्स है। जैसे मेथोडोलॉजी है एक तरह की, उस मेथोडोलॉजी से हम उसको फिक्स करेंगे। जैसे हम रिसर्च मेथड और मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो इसी तरीके से हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब फेमिनिज्म की बात करता हूं। देखिए ये तो ना हम सभी के ब्लड में है, मुझे ऐसा लगता है फेमिनिज्म। मैं हूं, मैं रात को घूम रहा हूं, मजे से घूम रहा हूं, जो मर्जी कर रहा हूं, मान लो मुझ, ठीक है। और मेरी मेरी सिस्टर है, वो रात को घूम, तो उसको नहीं घूमने दिया जाएगा। ऐसी अगर कोई बहू है, मान लो किसी की शादी होती है लड़की की, वो घर में जा रही है। अब वो घर में जा रही है, उसको काम करना भी पड़ेगा, गालियां भी खानी पड़ेगी। वो पढ़ती है तो पढ़ेंगे भाई तूने किताब क्यों उठा रखी है। और अगर मैं हूं, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तो मुझे बोलेंगे भाई तूने क्यों, भाई तू क्यों बुक्स नहीं उठा रहा, तू, या मैं काम कर रहा हूँ झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, तो बोलेंगे तू क्यों झाड़ू पोछा कर रहा है। तो ये माइंडसेट ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, ये हर जगह रहा है पहले। तो फेमिनिज्म इसी जो इस तरह की क्राइटेरिया है, इस तरह की जो कंडीशंस है, इनको उजागर करता है। जैसे कि इनमें कई कई राइटर्स आएंगे, ठीक है जी। जैसे इसको फेमिनिज्म, हमारी लिटरेरी थ्योरी का जो है वो फेमिनिज्म है। देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई फेमिनिज्म में भी हो, स्ट्रक्चरलिज्म में भी हो, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि बंदा एक ही जगह पे आए, ठीक है जी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। एक बंदा थ्योरी में भी आ सकता है और आपका एक डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में भी आ सकता है, ठीक है जी। अब मैं फेमिनिज्म की बात कर रहा था। तो फेमिनिज्म का मतलब क्या है कि आप विमेन है, जो विमेन को किस तरीके से ऑपरेशन से सहना पड़ रहा है, या उसकी कंडीशन, उसके लिए कैसा माइंडसेट मेल सेट कर रहा है, ठीक है जी। तो इसका फर्क होता है। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। मैंने एक राइटर लिखा भी हुआ है जिसका नाम है हेलन सिक्सस, ठीक है। उनकी एक टर्म है एरिक्चर फेमिनिन। इसका मतलब मैं बताता हूं। जैसे हम लोग ना इक्वेलिटी इक्वेलिटी करते हैं, एक इक्वेलिटी होता है, एक इक्विटी होता है, ठीक है जी। अब मान लो मैं बोलता हूं कि भाई जैसे मेरा और किसी, मान लो किसी मेरी फ्रेंड का आर्ग्यूमेंट हो गया। वो बोलेंगे भाई हम, मुझे ना इक्वालिटी करनी है। वो बोलेगी जो तू कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूं, मैं ना अपनी टी शर्ट उतार दूं। तो ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी हुआ। ये तो जो नेचुरली जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते होंगे वो थोड़ी हुआ। तो बेसिकली ये कहने का मतलब क्या है कि आप विमेन को देखो, लेकिन विमेन का पर्सपेक्टिव भी देखो, विमेन का फ्रेमवर्क भी सेट करो। तो एरिक्चर फेमिनिन हो गया, गाइनोक्रिटिसिज्म हो गया बाय एलन शोवल्टर। तो इस तरह की टर्म से हम फेमिनिज्म को डील करेंगे। तो फेमिनिज्म में जो इस तरह का पर्सपेक्टिव है, हम, हमारी जो सोच है, मेरे हिसाब से मैंने आपका बेस बना दिया है।
बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक ये है कि विमेन के ऊपर क्या, भाई विमेन का माइंडसेट क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल मेरे और ध्यान में आ गया, वर्जीनिया वुल्फ है, उसका वर्क है रूम ऑफ वनसॉन। उसमें जूडिथ शेक्सपियर की सिस्टर का वो किया है कि उसके पास सब कुछ था, सब कुछ, इतना टैलेंट था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई, उसको दबा के रखा गया, उसके पेरेंट्स उसको प्रेशराइज करते थे। तो इस तरीके का माइंडसेट होता है भाई। एक एनवायरनमेंट में एक मेल पे अलग, मेल को अलग गाइडलाइंस दी जाती है, अलग रिस्ट्रिक्शंस होती है, और फीमेल को अलग रिस्ट्रिक्शंस होती है। ठीक है जी। एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, मान लीजिए एक भाई की गर्लफ्रेंड है, तो बहन उसको बड़ा वो बोलेगी भाई हाँ हाँ कोई बात नहीं, चल मैं संभाल लूंगी। लेकिन अगर वहीं बहन का बॉयफ्रेंड है तो भाई उसको कभी कोऑपरेट नहीं करेगा। तो इस तरह की अब मेंटेलिटी से हम थोड़ा डील करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फेमिनिज्म। देखिए जी, मैं वही हमेशा की तरह मैं फिर गायब हो जाऊंगा, तो बोर्ड आपको दिखेगा। देखिए फेमिनिज्म का मतलब मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, लिटरेरी थियरी का मतलब समझ आ गया कि आप का माइंडसेट क्या है। फेमिनिज्म में तो आप क्या देखते हैं वर्क में कि फेमिनिज्म के लिए क्या उसको फॉलो किया गया है, वीमेन को फ्रीडम दी गई है, ऐसे ही समझ आ रहा होगा ना आपको। तो इस तरीके को हम लिटरेरी थियरी बोलते हैं, एक तरह के ग्लासेस है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं किसकी, हेलेन सक्सेस की। मैं थोड़ी देर में कल्चरल स्टडीज और लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी बताऊंगा, पहले फेमिनिज्म कवर कर दूं। अब फेमिनिज्म जो टर्म है ये किसने कोइन किया, देखिए एफ से फेमिनिज्म और एफ से फोरियर। तो भाइयों ये एफ फेमिनिज्म जो टर्म है ये चार्ल्स फोरियर ने दी है। ठीक है जी। अब एक टर्म होती है वुमनिज्म, एक टर्म क्या होती है, वुमनिज्म। वुमनिज्म जो टर्म दिया है ये दिया आपके एलिस वॉकर ने, एलिस वॉकर ने। देखिए अगर मैं नेट के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो वर्क तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस वर्क का नाम किसने दिया है और जो टर्म दी है वो किस वर्क में दी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो एलिस वॉकर जो वुमनिज्म टर्म है वो एलिस वॉकर ने दिया, किस वर्क में दिया है, द कलर पर्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ये, द कलर पर्पल। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हेलेन सक्सेस, जो कि मेरा स्टाइल लैब तो 2 लेक्चर हो चुके हैं। अब तो आप लोगों को समझ आ गया है कि मैं चीज को आसान करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं वही अप्रोच जो आज तक फॉलो करता है वही फॉलो करूंगा। पहले मैं आप लोगों को उसके वर्क्स के नाम बताऊंगा, फिर हम उससे खेलेंगे। ठीक है जी। तो हेलेन सक्सेस, ठीक है, एक बार दोबारा, फेमिनिज्म चार्ल्स फोरियर ने, वुमनिज्म एलिस वॉकर ने, कौन से वर्क में, द कलर पर्पल में। अब हम बात करते हैं हेलेन सक्सेस की, फेमिनिस्ट राइटर है। ठीक है, तो इसके वर्क्स पहले मैं बोल देता हूं। द लाफ ऑफ मेडुसा 1975। देखिए मैं डेट में थोड़ा कच्चा हूं, मुझे डेट बहुत याद नहीं होती, तो डेट आपको अपने स्टाइल से करनी है। अब मैं डेट नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलना पड़ता है क्योंकि। द लाफ ऑफ मेडुसा, द न्यूली बोर्न वुमन, कमिंग टू राइटिंग, 3 स्टेप्स ऑन द लेडर ऑफ राइटिंग, स्टिग्मेटा, सर्वाइविंग टेक्स्ट, वॉइल्स विद जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा इतना बड़ा नाम है ना। एक और लिटरेरी थियरी है डीकंस्ट्रक्शन, ये लगा लो उसका फादर है डीकंस्ट्रक्शन का। इतनी टर्म्स है इसकी, एफोरिया, डिफरेंस, लोगोसेंट्रिसिज्म, और भी बहुत सारी टर्म्स है। और इसका वर्क है ग्रामेटोलॉजी ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो ये इतना बड़ा नाम है, इसको मैं बाद में डील करूंगा, लेकिन ऐसा नाम आ जाए ना जैसे रेमंड विलियम्स आ जाए, रिचर्ड होगार्ट आ जाए, तो इस तरह के नाम को कोई बिना बताए रह नहीं सकता। तो इसलिए मैंने बता दिया, हालांकि इसका फेमिनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं इसकी टर्म थी एरिस्टर फेमिनिन, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। देखिए अब ये तो हो गया अपने वर्क्स। अब मेरा क्या रोल है इसमें, मेरा रोल है इनको याद करवाना, वो मैं याद कराता हूँ आपको, खेलेंगे सेम। मैं ये मिटा देता हूँ, फोरियर वगैरह में मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए जगह कम है ना, इसलिए काम चलाना पड़ता है। अब वर्क है इसका लॉ ऑफ मेडुसा। लॉ ऑफ मेडुसा से पहले जो राइटर का नाम है वो है हेलेन सक्सेस। ठीक है जी। हेलेन, हेलेन से आपको क्या दिमाग में आता है, हेलेन से क्या आता है दिमाग में? देखिए मेरे दिमाग में ना, मैं मूवीज का बड़ा शौकीन हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और सलमान खान का मैं डाई हार्ड फैन हूँ। ठीक है, तो हेलेन सक्सेस है, हेलेन सलमान खान की जो स्टेप मदर है उसका नाम है हेलेन। ठीक है जी। तो ये होगी हमारी सलमान खान की मदर, माता। ठीक है जी। तो अब ध्यान से सुनिए, सलमान खान की जो फादर का नाम है वो है सलीम खान। ठीक है, और वो राइटर है। तो क्या हुआ, हेलेन बड़ी, एक गाना है शोले मूवी में, वो भी इसने लिखी है सलीम खान ने, एक गाना है महबूबा ओ, तो उसमें वो डांस करती है। तो जो ऐसे हंसती है ना, वो मदहोश होके हंसती है, मदहोश होके हंसती है, और सलीम खान को पसंद आती है भाई। तो वो मदहोश होके हंसती है ना, तो मदहोश से मेडुसा हो गया, मदहोश से मेडुसा हो गया, और हंसना मतलब लाफ ऑफ मेडुसा हो गया। ठीक है जी। तभी तो उसको पसंद आ गई वो सलीम खान को, सलीम खान को पसंद आ गई। और वो कैसे मदहोश होके कौन हंसता है, एक जो नई बॉर्न वुमन है, जो एक नई न्यूली बॉर्न वुमन है वो हंसती है। तो इसका वर्क क्या हो गया, द न्यूली बॉर्न विमेन। अभी मैंने आपको बताया सलीम खान क्या है, राइटर है।
जब सलीम खान को पसंद आ गई, वो मदहोश होकर हंसती थी न्यू बॉर्न वुमन की तरह, तो सलीम खान ने शादी कर ली। इस तरीके से कहां पे आ गई वो, कमिंग टू द राइटिंग, क्योंकि वो राइटर थी, तो कमिंग टू द राइटिंग। अब सलमान खान और कितने भाई है, सलमान खान और सोहेल खान, अरबाज खान, 3 भाई है, तो उसने कितने स्टेप्स चढ़ लिए, उनसे ऊपर होगी ना वो, तो 3 स्टेप्स, तो 3 स्टेप्स ऑन द लेडर ऑफ राइटिंग, क्योंकि 3 स्टेप्स चढ़े उसने राइटिंग के जमाने के बाद। अब बात करते हैं वो क्या बन गई, माता बन गई। वो कौन, हेलन, तो वो को आपको वॉयल याद रखना है और स्टिग्माता। यहाँ पे क्रोनोलॉजी में एक वर्क आगे पीछे हो गया, लेकिन काम चला लेंगे इतना, तो क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं एरिक्चर फेमिनिन, बाय द वीमेन लिटरेचर, बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। भाई उन्हीं के क्राइटेरिया होना चाहिए, ये नहीं कि मैन, जैसे मैंने टी शर्ट वाला एग्जांपल दिया था, कोई मैन आइडियोलॉजी है, मैन वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं चलेगी, गर्ल्स की अपनी अलग रिस्ट्रिक्शन है। तो एरिक्चर फेमिनिन जो टर्म दी, ये किसमें दी थी, द लाफ ऑफ मेड्यूसा में, द लाफ ऑफ मेड्यूसा। तो मेरे हिसाब से हेलन सक्सेस कंप्लीट हो गया। मैं एक बार रिवाइज जरूर कराऊंगा। देखिए, हेलन मतलब सलमान खान की मदर, सलमान खान के फादर का नाम क्या, सलीम खान। हेलन बड़ी सुंदर थी, महबूबा ओ महबूबा शोले मूवी में गाना था, तो वो मदहोश होकर हंसती थी, तो लाफ ऑफ मेड्यूसा। ठीक है, कैसे हंसती थी, न्यूली बॉर्न वुमन की तरह, तो न्यूली बॉर्न वुमन, तो किसको पसंद आ गई थी, सलीम खान को, शादी कर ली, तो कहां गई वो, कमिंग टू द राइटिंग। तो राइटिंग करने में उसने 3 स्टेप चढ़ गई, कौन कौन से, सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान, 3 स्टेप्स, उनकी मदर बन गई, तो क्या हो गया, 3 स्टेप्स ऑन द लेडर ऑफ राइटिंग। वो माता बन गई, तो वॉयल्स और स्टिग्माटा, और किस में दिया था, लाफ ऑफ मेड्यूसा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं केट मिलेट की, ये भी फेमिनिस्ट राइटर है, बिल्कुल खेलेंगे इनसे हम, बिल्कुल जिसे कहते हैं मजा आ जाएगा। केट मिलेट, देखो केट को आप पढ़ो, बोलने का तरीका है बच्चों, केट का मतलब है काट, केट का मतलब क्या, काट। अब काट से मेरा ना माइंड सेट ऐसा हो गया कि कोविड के बाद ना, क्योंकि दूरदर्शन पर रामायण महाभारत चल रही थी, और वैसे भी ऑब्वियसली सभी को पता ही है इस बारे में, तो काट शूर्पणखा की नाक कट गई थी। शूर्पणखा किसने काटी थी, लक्ष्मण ने। कहाँ काटी थी, रामायण में काटी थी। ठीक है, उसी के बाद शूर्पणखा ने जो पॉलिटिक्स करी, एक समझ रहे हो ना, कि भाई अपने भाई को बोला रावण को, भाई इतनी बढ़िया लड़की है, सुंदर लड़की है, वो तो तेरे साथ शादी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और इन लिटरेचर सेक्सुअलिटी का तो बहुत आपको पता है, अमेरिकन बात करो, फिलिप लार्किन की बात करो, ये लोग तो बड़े सेक्सुअलिटी से भरे हुए हैं। ठीक है, तो हमें इसमें शर्माना नहीं है। ठीक है, तो केट मिलत मतलब शूर्पणखा, रावण रिलेटेड है। ठीक है, तो केट शूर्पणखा की नाक कट गई, तो उसने क्या करी अपने भाई के साथ, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। क्या करी उसने, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। किस बात की सेक्सुअल पॉलिटिक्स, कि एक भाई साहब, भाई मेरे इतनी सुंदर लेडी है, उससे तेरा ही ब्याह होना चाहिए। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, क्या हो रहा है तेरे मुंह की ला रहा है, चलो कोई नहीं, उसका नाम, मेरा ऐसी डिस्ट्रैक्शन होती, तो उसका नाम क्या था, सीता, श्री राम की वाइफ सीता। ठीक है, तो उसका वो भाई सेक्सुअल पॉलिटिक्स करी, उसने बोला उड़ के जा, उड़ के गए थे ना अपने यान में, तो उड़ के मतलब फ्लाइंग, और सीता एक बड़ी सुंदर लेडी, वो तेरे से ब्याह होना चाहिए उसका, तो सीता। अब सीता को लेने किस में गया था, ऐसा ट्रिप थोड़ी था वो कि वही घूमने जा रहा है, वो कैसा ट्रिप था, लूनी बिन ट्रिप। कैसा ट्रिप था वो, लूनी बिन ट्रिप। उन्हें उठा लिया उसको, उठा के अपने उसमें लिया है वो लंका में, और लंका में उसके साथ क्या करता था वो, क्रुएलिटी करता था। ये तो पता ही ना आपको, भाई वो एक दिन क्या किया, ही ट्राइड टू असोल्ट हर, है ना, असोल्ट किया, तो माता ने क्या किया, ऐसे घास निकाल ली। मैं उसको बाजरे का पत्ता बोल रहा हूँ, बाजरे को हम इंग्लिश में पिलेट बोलते हैं, आप मिलेट से याद रखना। तो ऐसे निकाल ली उसने, माता ने घास का पत्ता दिखा दिया रावण को कि भाई ऐसा है तो तेरे को भस्म कर दूंगी, ये कर दूंगी। तो वहीं से रिलेट करना है। तो देखिए, तो वो क्या करता था, वहां पे लाके उस पर क्रुएलिटी करता था, क्योंकि सेक्सुअल क्रुएलिटी तो वो कर नहीं पाया, माता ने क्या निकाल लिया था, तो पॉलिटिक्स ऑफ क्रुएलिटी, और माता ने क्या दिया था, बाजरा, यानी कि मिलेट, पिलेट, तो मदर मिलेट। यहां तक क्लियर है। अब रावण क्या था, देखिए इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी कांड हो गया हो, रावण जितना ज्ञानी कोई नहीं, बहुत ज्यादा मेहनती था, मतलब बहुत ज्यादा उसने शिव भक्त था, तो और उसने बहुत लोगों को मारा हुआ था उसने, तो लोगों को मारता था, लेकिन उसका माइंड इतना सेट क्यों रहता था, क्योंकि मेडिटेशन करता था। कहां पे करता था, बेसमेंट में, तो बेसमेंट में इतना सेक्रीफाइस उसने लोगों को मारा हुआ था, उसके लिए वो मेडिटेशन करता था। तो वर्क क्या हो गया हमारा, द बेसमेंट, मेडिटेशन ऑन अ ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही है। अब जैसे कि मैं ज्यादा डीप जाता हूं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई मुझे जैसे कल्चर पे, एक मेरे याद आ गई, कल्चर स्टडीज क्या होता है यार, कल्चर का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये अब तक हमारे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में नहीं आया था। तो एक बहुत बड़ा नाम है रिचर्ड होगार्ट, जिन्होंने द लेडी चैटरली लवर है D.H. लॉरेंस का, उनके उसमें ये मतलब वो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा वर्क था, ठीक है, ऑब्सीन वर्क था, तो उनसे उनको जितनी कमाई हुई थी तो उन्होंने उसकी फाउंडेशन रखी थी रिचर्ड होगार्ट ने,
1964 में CCS कंटेम्प्रेरी सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज, ठीक है। ये बाद की बातें हैं, तो मैं अभी बताऊंगा, देखो बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। तो फिलहाल मैं जितना जितना कर रहा हूँ इतना इतना करते जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत मतलब डील में लेक्चर को 45 मिनट्स का करूँ और डीप जाऊँ, चाहे कल्चर और थ्योरी हो, कल्चर क्रिटिसिज्म हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए और मैं उस पर बिल्कुल काम करूंगा। आज के लिए बहुत है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।